हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस में डिजिट्रिक्स में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के पार्ट कौन कौन से हैं, किस पार्ट से क्या सीक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन, उसके क्या क्या फंक्शन है, इन सभी की हम ट्रिक देखेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। देखो, ये आपको डायग्राम में ही दिखाई दे रहा है कि ये किडनी के ऊपर सिचुएटेड है। देखो, एड्रीनल, रीनल वर्ड का यूज होता है किडनी के लिए, तो एडजेसेंट टू किडनी है, ये किडनी के जस्ट ऊपर ही सिचुएटेड है, इसीलिए इसको नाम दिया है एड्रीनल ग्लैंड। अब देखो, ये इसके दो पार्ट होते हैं, दो जोन है इसमें, एक है आउटर जोन, एक है इनर जोन। जो आउटर जोन है इसको नाम दिया गया है कॉर्टेक्स। ठीक है, जो बाहर वाला जोन है इसको नाम दिया है कॉर्टेक्स, और अंदर का जोन है इसको नाम दिया है मेड्यूला। ठीक है, अब देखिए, ये जो दो जोन है कॉर्टेक्स और मेड्यूला, इन दोनों से अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कॉर्टेक्स से अलग होते हैं, मेड्यूला से अलग होते हैं, दोनों के इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शन होते हैं। अब बात करते हैं मेड्यूला की। मेड्यूला से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको कलेक्टिवली मिला के, दोनों को, वैसे दो हार्मोन्स होते हैं, दोनों को मिला के बोला जाता है कैटेकोलामीन्स। ठीक है, इन दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है कैटेकोलामीन्स, और इनका कंबाइंडली फंक्शन बता रहा हूँ, फिर अलग अलग तो होंगे ही। कंबाइंडली फंक्शन क्या होता है कि ये ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेक डाउन बढ़ा देते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का कन्वर्जन ये बढ़ा देते हैं कैटेकोलामीन्स। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेड्यूला के हार्मोन, दैट इज एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन को ही एपिनेफ्रिन बोला जाता है, और दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रेनालिन, इसको नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, या ट्रिपल एफ हार्मोन कौन सा है। ये है एड्रेनालिन। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है इसको एड्रेनालिन, इमरजेंसी हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन। अब देखिए, ट्रिपल एफ का पहले मतलब क्या है, तो एफ, पहला एफ है फियर, फिर है फाइट एंड देन फ्लाइट। मैं आपको एक जनरल कंसिडरेशन लेके, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे आपके सामने कोई भी एक जंगली जानवर आ गया, जैसे कोई शेर आ गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आपको लगेगा डर। ठीक है, फिर आपके पास ये लगेगा ऑप्शन कि भाई कुछ तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इससे क्या पता हम लड़ ही लें, चलो क्या पता हम जीत ही जाएं, तो आप दूसरा ऑप्शन क्या करोगे, आप लड़ोगे। फिर एक समय के बाद आपको लग जाएगा कि भाई अपना कुछ होने वाला है नहीं, अपन यहाँ से निकल लेते हैं, तो आप वहाँ से सीधे फुर्र हो जाओगे, फ्लाइट कर जाओगे। तो एफ 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 मतलब कि पहले आप डरोगे, फियर, उसके बाद आप क्या करोगे, फाइट करोगे, उसके बाद आप फ्लाइट हो जाओगे, भाग जाओगे वहाँ से। ठीक है, तो ये है ट्रिपल एफ का मतलब। तो ये इस एग्जांपल से आप समझ गए। अब वो जनरल कंडीशन, अब इसके एग्जांपल या इसके जो भी फीचर हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस इमेजिन कीजिए, आप किसी जंगली जानवर के सामने खड़े हैं, आपको क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी अलर्टनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका पहला फीचर है इंक्रीज अलर्टनेस। ठीक, उसके बाद क्या होगा, एकदम आपकी आंखें ऐसे डायलेट होने लगेंगी, प्यूपिलरी डायलेशन होने लगेगा। फिर आपके शरीर के, जो जनरल भाषा में बोला जाता है, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसको मतलब बोल देते हैं राइजिंग ऑफ हेयर्स, पाइलो इरेक्शन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइलो इरेक्शन इनमें से किस हार्मोन की वजह से होता है, तो स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज एड्रेनालिन। ठीक, पाइलो इरेक्शन। फिर आपको पसीना आने लगेगा, स्वेटिंग होगी, हार्ट रेट बढ़ने लगेगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ने लगेगी, सब चीज़ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही गजब की चीज़ है, जो कि सब चीज़ का सिक्रेशन देखो यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का सिक्रेशन कम होगा, दैट इज सलाइवा। आपका क्या है, मुंह उस समय सूखने लगेगा, उस समय आपको, ये आपके जैसा इस समय मुंह है वैसा नहीं है, इस समय आपके मुंह में क्या है, पर्याप्त मात्रा में सलाइवा है, लेकिन उस समय नहीं होगा, आपको आपके माउथ को ड्राइनेस फील होगी। ठीक है, तो सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाता है। बाकी आप देख रहे हो यहाँ हार्ट रेट बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगी, स्वेटिंग बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फीचर है खासकर है इनमें से पाइलो इरेक्शन। ठीक, तो ये है ट्रिपल एफ हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, दैट इज मेड्यूला से है एड्रेनालिन और नॉट एड्रेनालिन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कॉर्टेक्स हार्मोन देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ मेड्यूला से निकले हुए हार्मोन्स को बोला था कैटेकोलामीन्स, हम कॉर्टेक्स से निकले हुए हार्मोन्स को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। अब सबसे पहले इसकी लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। कॉर्टेक्स की एक्चुअली क्या 3 लेयर होती हैं, देखो ये आप डायग्राम में देख सकते हो। जो सबसे बाहर की लेयर है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर उसके बाद आती है जोना फेसिकुलेटा, फिर उसके बाद आती है जोना रेटिनुलोसा। ठीक है, ये 3 लेयर है, इसको तो आप याद रख सकते हो उसको GFR करके। GFR बाहर से अंदर, बाहर वाली G होगी, बीच वाली F होगी, और अंदर वाली R होगी, तो ये इसकी ट्रिक है। GFR बाहर से अंदर है, तो ये इसकी लेयर होगी। अब इसके हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। देखो, इसके हार्मोन्स को कलेक्टिवली आपने क्या बोला, कॉर्टिकॉइड। अब वो कॉर्टिकॉइड जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं उनको बोल दिया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखो, ये कॉर्टिकॉइड जिन्होंने ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे काम किया उनको नाम दे दिया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और जिन्होंने मिनरल्स, जैसे कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आते हैं मिनरल्स में, तो जिन्होंने मिनरल्स, या मैं बोल दूं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के
मेटाबॉलिज्म पे काम किया उनको नाम दे दिया इन्होंने मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिसोल सबसे मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, एक दूसरा कॉर्टिसोन भी होता है लेकिन सबसे मेन है कॉर्टिसोल। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी सिर्फ कॉर्टिसोल को ही मानती है, तो हम भी उसी को डिस्कस करेंगे। अब दूसरा है जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में सबसे मेन है वो है एल्डोस्टेरॉन, और मुझे लगता है इस बार एल्डोस्टेरॉन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आएंगे इसके फंक्शन, पहले देख लेते हैं कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करता है किडनी के फंक्शन को। ठीक है, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करेगा। सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शन को रेगुलेट करेगा। और इसका थर्ड ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में भी काम करता है। अब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस क्या, मेटाबॉलिज्म में मतलब कि या तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेगा, प्रोटीन का करेगा, लिपिड का करेगा। कार्बोहाइड्रेट में ये क्या करता है, ये करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखो बायोलॉजी की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं निकाल पा रहे हो तो आप ऐसा करो, उसको डिवाइड कर दो वर्ड को 2-3 पार्ट्स में, उससे आप उसका अर्थ निकाल सकते हो। अब देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब तो फॉर्मेशन, ग्लूको से आप ग्लूकोज बता सकते हो, तो मतलब इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब अगर मैं इसको केवल ग्लूकोजेनेसिस लिख देता तो आप ये कह देते कि ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन, बीच में नियो लगा दिया। इस नियो का मतलब ये है कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हो रहा है। वो जो सोर्स जो भी रिएक्टेंट के तौर पर आप ले रहे होगे वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ठीक है, बस उससे इसका फॉर्मेशन हो रहा होगा। जैसे कि मैं अगर ग्लूकोलाइसिस बोल दूं तो लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, या और ग्लूको मतलब ग्लूकोज। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को डिवाइड करके उनका मीनिंग आप निकाल सकते हो। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, और एक करता है ये लिपोलाइसिस, लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म। फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये आता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और उसके बाद ये इरिथ्रोपोइसिस में काम करता है, मतलब कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाता है। अब ये फंक्शन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए, तो ये आपको याद रखने होते हैं कि कौन से क्या है। उस समय हमको याद नहीं आता है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप एक वर्ड याद रखिए बस, KM कार, इससे आपके सभी फंक्शन याद हो जाएंगे। KM कार, K से है इसका किडनी फंक्शन को रेगुलेट करेगा, M से है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में ये तीनों आ गए, ग्लूकोनियोजेनेसिस आ गया, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, C में आ गया CVS फंक्शन को, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शन को रेगुलेट करेगा। A में आ गया एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देगा ये। ठीक है, और R से है RBC का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ठीक, तो ये कॉर्टिसोल के फंक्शन है, ये ट्रिक याद रखना, ब्रह्मास्त्र। अब इसके बाद आते हैं एल्डोस्टेरोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के पास जाएगा, जो नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, उनके जो ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ जाएगा, और वहाँ जाके ये सोडियम और वाटर का तो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। मतलब कि जैसे ये मैं बात करूँ कि ये मेरे वो हैं ट्यूब्यूल्स हैं किडनी में। अब इसमें क्या होता है, जो कुछ पार्ट को ये उन ट्यूब्यूल में से अपनी तरफ ही निकाल लेता है। तो ये कौन कौन से को क्या क्या चीज़ होती हैं, सोडियम आयन और ये पानी को, ये H2O को ये वहाँ से निकाल लेता है, और K+ आयन को, फॉस्फेट आयन को, पोटेशियम और फॉस्फेट को ये डाल देता है। तो बॉडी में ये वाटर का लेवल और सोडियम का लेवल बढ़ा रहा है और पोटेशियम और फॉस्फेट का लेवल कम कर रहा है। ठीक है, अब ये इस तरीके से देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आयन का लेवल मेंटेन कर रहा है, ये किसी को बाहर निकाल रहा है, किसी को अंदर डाल रहा है, तो ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को। ठीक है, ये बेहद जरूरी चीज़ याद रखना आपको, ये इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को। अब देखो ये वाटर का भी लेवल को मेंटेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये कभी पानी को रीअब्जॉर्ब कर रहा है। अगर इसकी मात्रा कम जब बढ़ जाएगी तो इसका लेवल भी कम बढ़ जाएगा बॉडी में। तो ये बॉडी फ्लूइड को, वॉल्यूम को भी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब वाटर है, वाटर से ही BP रेगुलेट होगा आगे जाके। ठीक है, तो ये BP को भी रेगुलेट करता है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके रख रहा है, और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को भी मेंटेन करके रख रहा है। तो ये एल्डोस्टेरोन काम है, ये आप खासकर याद रखना, ये किसको रीअब्जॉर्ब करवाता है और किसको एक्सक्रीट करवाता है, किसको बाहर निकलवाता है। अब ये जो हार्मोन है कॉर्टेक्स के, मतलब कि कॉर्टिकॉइड्स, ये क्या करते हैं, ये प्यूबर्टी एज पर आने के बाद ये ग्रोथ करवा देते हैं एक्सियल हेयर की, प्यूबिक हेयर की और फेशियल हेयर की। ये इनका एक कंबाइंड फंक्शन है। वैसे तो इन दोनों के अलग अलग है, कॉर्टिसोल का अलग है, एल्डोस्टेरोन का अलग है, बट जो हमने नाम दिया था इनको कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो इनका एक कंबाइंड फंक्शन होता है कि ये प्यूबर्टी पे एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर का फॉर्मेशन कराएंगे। ठीक, अब एक और ग्लैंड देखते हैं अपन, थाइमस ग्लैंड। अब ये देखिए आप, थाइमस ग्लैंड आपको इसमें डायग्राम में दिख रही है कि ये देखो इसकी लोकेशन क्या है, कि ये बिटवीन लंग्स है, स्टर्नम के पीछे की तरफ है, और वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा है। ठीक, अब हार्मोन इससे कौन सा सिगरेट होता है, ये हार्मोन इससे सिगरेट होता है थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, जो हार्मोन सिगरेट होता है वो कौन सा है, थाइमोसिन। अब थाइमोसिन क्या करता है, इसके दो काम है,
या तो ये डिफरेंशिएशन करेगा टी लिम्फोसाइट का और प्रोडक्शन करेगा एंटीबॉडीज़ का। जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है इसमें बी लिम्फोसाइट का रोल होता है, इसलिए ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और जो टी लिम्फोसाइट हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से दोनों प्रकार की इम्यूनिटी में इसका रोल है थाइमोसिन का। कैसे? टी लिम्फोसाइट को तो डिफरेंशिएट करेगा और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो इस तरीके से ह्यूमरल और इस तरीके से सेल मीडिएटेड। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है कि ये ग्लैंड होती है, ये एक एज आने के बाद ये अपना सिक्रेशन बंद कर देती है। ठीक है, तो ओल्ड एज में क्या होता है, इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, थाइमोसिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसकी डेफिशिएंसी होगी मतलब कि ये दोनों काम नहीं होंगे, मतलब कि इम्यूनिटी इंसान की कमजोर हो जाएगी। जैसे कि इस समय ये कोरोना का काल चल रहा है, तो इसमें आप आए दिन टीवी पर रिपोर्ट देखते होंगे कि मोस्टली जो पर्सन की डेथ हो रही है वो 60 के एबव है उनका आंकड़ा। ठीक है, तो वो क्यों है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। आपने ये अक्सर सुना होगा कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो यंग एज के पीपल सफ़र हो रहे हैं, वो सब ठीक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी क्यों अच्छी? क्योंकि उनमें थाइमस ग्लैंड है और वो हार्मोन सिक्रेट कर रही है थाइमोसिन। ठीक है, अब जरा इसका एक एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही अपना कुछ वो पोर्शन छूट गया है, हाइपो और हाइपर। अगर इस हार्मोन की, कोर्टिसोल हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक ये डिसऑर्डर जनरेट हो जाता है जिसको कि बोलते हैं एडिसन डिसीज। एडिसन डिसीज में क्या होगा, बॉडी बहुत ही पतली होती है, पिगमेंटेशन हो जाता है बॉडी का काफ़ी। ये देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें देखो ये पैर में देखो डार्क एकदम बॉडी का कलर है और बहुत ही थिन है, बॉडी थिन हो जाएगी, बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब एकदम पतले पतले हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट में इसका लेवल अगर बढ़ जाए, कोर्टिसोल का लेवल अगर बढ़ जाए, तो ये करवाता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या है, ये देखो आप डायग्राम, ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इसमें देखो सबसे पहले तो बेली इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो बेली में आपको एक अपीयरेंस, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस दिख रहे होंगे, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। ये डायग्नोसिस में बहुत जल्दी काम आता है, ये कि आप इसको डायग्नोसिस कर सकते हो कि पर्सन को कुशिंग सिंड्रोम है। अगर उसकी बेली इस तरीके से होगी और उस पर ये स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होंगे। ठीक है, अब देखो ये बच्चे में भी देखो, आप इस फेस को बोलते हैं मून फेस अपीयरेंस। ये जो फेस है इसको बोलते हैं मून फेस अपीयरेंस। ये बच्चों के केस में इसका करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है। तो इसको आप याद रखना, अगर कोर्टिसोन की डेफिशिएंसी होती है, हाइपोसिक्रेशन होगा तो एडिसन डिसीज है, और अगर इसका सिक्रेशन हाइपर हो गया, हाइपर सिक्रेशन हो गया तो ये कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, थैंक यू।